नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी परीक्षा के जीएस पेपर फर्स्ट के भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जनसंख्या नगरीकरण के जो प्रश्न इस वर्ष के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जो सबसे पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। यानी कि ये भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है, एमपी है, उसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोयले के कुल सकल उत्पादन में क्या है कि भारत में उसका कौन सा स्थान है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो आंकड़े आए हैं 2021-22 तक, वहाँ तक क्या है कि पूरे देश में यानी भारत में जो एमपी है, इसका कोयले के सकल उत्पादन में क्या है कि इसका जो स्थान है, जो क्रम है, वो 4th पोजीशन है, यानी कि ये चौथे स्थान पे है। और उसमें अगर हम बात करें कि भारत में जो कुल कोयला जो है, उपस्थिति है, जो भंडारण है, उसमें अगर हम बात करें कि उसमें एमपी में कुल कोयले का कितना प्रतिशत है, अगर हम बात करें तो जो भारत है, भारत में जो मध्य प्रदेश है, इसका क्या है कि जो भंडार है या कोयले का जो संसाधन है, यानी कि जो कोयला रिसोर्स है, जो संसाधन है, अगर उसमें एमपी में जो कुल कोयला है और भारत में जो कुल कोयला है, अगर उसके अनुपात की बात करें, प्रतिशत भाग की बात करें, तो वो कितना है, वो 8% है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में जो अलग अलग राज्य हैं जो कोयले का उत्पादन करते हैं, उनमें जो एमपी है, यानी कि उत्पादन में जो एमपी का प्रतिशत है वो कितना है, तो वो लगभग 13% है, यानी कि 13% है। और इसमें भी अगर हम थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे जाए कि जो एमपी है, ये क्या है कि आपका एमपी है, एमपी का मैप है जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं। और इसमें भी क्या है कि अगर हम कोयला के उत्पादक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो मेन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है, उनकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से जिला है जो क्या है कि एमपी में सबसे बड़े उत्पादक कोयला के हैं, तो उसमें क्या है कि आपको देखने को मिलेगा जो है बैतूल है, बैतूल जिला है। इधर आएंगे तो सिद्धि आपको देखने को मिलेगा, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है कि इसका सीमावर्ती जिला है। इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर आपको शहडोल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ये भी क्या है कि एमपी में, ये क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसी के साथ क्या है कि जो उमरिया इसका डिस्ट्रिक्ट है, वो भी क्या है कि एमपी में क्या है कि बड़े स्तर पे कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर कोयला भंडार के दृष्टिकोण से कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो अगर उसकी हम बात करेंगे तो एमपी में सिंगरौली है, दूसरा पेंच है, सतपुड़ा है, मुहापानी है। ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो क्या है कि एमपी में कोयले के भंडार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। ये प्रश्न पूछा जा रहा है और राज्य दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय और पंजाब। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट में किस राज्य में जनसंख्या का जो वृद्धि दर था वो सबसे अधिक था। और सामान्य तौर पे क्या है कि जो ये सेंसस निकाला जाता है, जैसे अगर हम बात करें वर्ष 2011 में, तो इससे पहले क्या है कि 2001 में ये सेंसस जारी किया गया था, यानी कि लगभग 10 वर्षों के अंतराल पे क्या होता है कि ये सेंसस जारी किया जाता है, जिसमें क्या है कि अगर इस 10 वर्षों में हम देखें तो किस राज्य में अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई या वो सर्वाधिक थी, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा मेघालय राज्य। अब देखिए, इससे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, अगर उनकी हम बात करें तो अगर इसके प्रतिशत की बात करें कि आखिर वो प्रतिशत दर कितना था,
तो ये आपसे पूछ सकता है, तो वो लगभग 27.82 था। वो कितना था? 27, यानी 27.82% था। तो ये भी आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो मेघालय के बाद क्या है कि जो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है, जैसे ये क्या हुआ कि ये सर्वाधिक हुआ, ये क्या हुआ, ये सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हुआ, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में किस राज्य की थी? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो किस राज्य की थी? तो वो क्या है कि आपका पूर्वोत्तर का जो नागालैंड राज्य है। कौन सा राज्य? पूर्वोत्तर का नागालैंड जो राज्य है, यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो वृद्धि दर थी ये क्या थी कि ये ऋणात्मक थी, ये क्या थी, ये निगेटिव थी, क्योंकि इसका जो आंकड़ा था वो -0.5% था। तो ये क्या है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, इसको आपको देखना है। इससे जुड़ा हुआ एक और भी प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ष 2001 के बाद फिर 2011 में जो सेंसस का आंकड़ा आया था, इसमें जो भारत था, यानी कि ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो इसमें देखें तो जो भारत है, भारत की 10 की या जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर थी, ये भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर ये कितना था। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये क्या था कि लगभग 17.7% था, यानी 17.7% था। तो ये दोनों प्रश्न या 2-3 आंकड़े हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर जो नदी मेकोंग है, निम्नलिखित में से किस देश से ये गुजरती नहीं है? यानी कि जो क्या है कि जो मेकोंग नदी है, अलग अलग चूंकि देशों से ये गुजरती है, उन्हीं में से क्या है कि ये पूछ रहा है कि इन देशों में से किस देश में ये नदी अपवाहित नहीं होती है, वहाँ से ये गुजरती नहीं है। देश जो दिए गए हैं वो है कंबोडिया, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है वियतनाम और चौथा है लाओस। तो देखिए, ऐसे जब प्रश्न पूछे जाए या फिर जब भी आप अलग अलग क्षेत्रों का जब रीजनल स्टडीज करें, प्रादेशिक अध्ययन करें, तो वहाँ पर क्या है कि मैप को आधार बनाएं। अगर आपके पास मैप का नॉलेज होगा तो ऐसे प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण बड़ी नदियाँ हैं उनके बारे में उनका जो मानचित्र है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो इसको थोड़ा सा मैप पे हम देखते हैं। तो देखिए, ये क्या है कि मेकोंग नदी का ये मानचित्र पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, उसका ये प्रदर्शन है, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये जो मेकोंग नदी है ये क्या है कि इधर क्या है कि जो तिब्बत है, जो तिब्बत है, या ये कहें तो जो चीन का युआन प्रांत है, वहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, वहीं से ये तिब्बत से निकलती है और फिर आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे तो ये क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि अलग अलग देशों में ये प्रवाहित होती आ रही है। इसमें आप देखेंगे तो क्या है कि आपको जो मुख्य देश देखने को मिलेंगे, तो इधर क्या है कि ये क्या है कि ये म्यांमार है, जिसको पहले हम बर्मा बोलते हैं, वो क्या है, ये म्यांमार देश है। तो इससे क्या है कि म्यांमार में भी इसकी सीमा लगती है। और म्यांमार से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इधर क्या है कि आपको वियतनाम, इधर लाओस, तो यहाँ पर क्या है कि ये सीधे क्या है कि फिर म्यांमार के बाद ये लाओस में प्रवेश कर रही है। लाओस में प्रवेश करने के बाद फिर क्या है कि ये थाईलैंड में आ रही है, और थाईलैंड के बाद फिर क्या है कि ये कहाँ पहुँचती है, तो ये कंबोडिया में पहुँचती है। तो इस तरह से क्या है कि फिर कंबोडिया पहुँचने के बाद ये कहाँ पर इसका निकास होता है, तो इस मेकोंग नदी का जो निकास होता है वो दक्षिणी चीन सागर में होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो महत्वपूर्ण देश देखने को मिले वो क्या है कि तिब्बत या चीन कह सकते हैं। इधर चीन के बाद क्या है कि फिर म्यांमार है, म्यांमार के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या है कि आपको थाईलैंड, लाओस और इसी के साथ नीचे आएंगे
तो आपको कंबोडिया, और फिर उसके बाद क्या है कि ये इस नदी का निकास कहाँ पर होता है, तो फिर ये मेकोंग जो नदी है ये डेल्टा बनाते हुए, और कहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, तो ये दक्षिणी चीन सागर में बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इस तरह से क्या है कि इन सभी देशों में जो बांग्लादेश विकल्प है, बांग्लादेश जो ऑप्शन है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिला। यानी इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो नदी है मूल रूप से क्या है कि इधर चीन, इधर म्यांमार, फिर वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और उसके बाद ये साउथ चाइना सी में निकास इसका होता है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश से क्या है कि मेकोंग नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो और इसमें भी क्या है कि ये इस नदी की अगर बात करें तो ये जब नदी जहाँ से उद्गम होता है, इसका कहाँ से उद्गम होता है, तो ये तिब्बत से निकलती है, और यहाँ से चलने के बाद अगर इसकी बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या है कि ये नदी जल प्रपात का निर्माण करती है। और यही नहीं, इसका जो प्रवाह है वो क्या है, वो अनियमित प्रवाह है। क्या है, अनियमित प्रवाह होने के कारण क्या है कि इस नदी की जो उपयोगिता है, इस नदी की अगर हम उपयोगिता की बात करें तो वो क्या है कि वो सीमित है, वो अपेक्षाकृत कम है। और यही नहीं, ये नदी क्या है कि पूरी तरह से नौगम्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ये वाटरफॉल्स जलप्रपात बनाती है, और ये कहाँ बनेगा, यानी कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से ये क्या है डायरेक्ट नीचे ये बढ़ती है। और यही नहीं, इसका जो प्रवाह है वो नियमित नहीं है, जिसके कारण से ये नौगम्य नहीं है। और यही नहीं, इसी के साथ क्या है कि इसकी जो उपयोगिता है वो भी अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि अगर देखें तो ये लंबी नदी है, और अगर इसके लंबाई की बात करें तो विश्व में जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें क्या है कि इस नदी की जो लंबाई है वो 13वें स्थान पे आती है। यानी कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में 13वें नंबर पे आती है। इस कारण से अगर ये नौगम्य होती तो इस नदी की जो उपयोगिता है वो अपेक्षाकृत अधिक होती, क्योंकि ये कई सारे देशों से अपवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इस कारण से क्या है कि इसकी उपयोगिता अधिक होने के बजाय क्या है कि अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि इसका जो बहाव है वो अनियमित है। अलग अलग कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से ये गुजरती है, जहाँ पर ये क्या है कि जल प्रपात का भी निर्माण करती है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो महिला साक्षरता दर या उसका जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक था। ठीक है, 4 राज्य दिए गए हैं। पहला है मिजोरम, बी है गोवा, सी है हिमाचल प्रदेश, और डी है महाराष्ट्र। तो ये प्रश्न क्या है कि ये कह रहा है कि जो पिछला जो जनगणना हुआ था, अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 के बाद 10 वर्षों के बाद क्या है कि अगली जनगणना होती है, लेकिन अभी तक 2024 तक अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो इस आधार पर क्या है कि जो अभी तक जितने भी जनगणना के आंकड़े आपके प्रश्न में आ रहे हैं वो पिछले यानी कि वर्ष 2011 के सेंसस पर ही आधारित पूछे जा रहे हैं। और अभी जब तक ये सेंसस नया जारी नहीं किया जाता है तब तक क्या है कि ये जनगणना 2011 के आधार पर ही आपके अलग अलग एग्जामों में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इस जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है वो सर्वाधिक थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो 4 राज्य हैं इनमें जो सबसे अधिक जो लिटरेसी रेट थी वो किसकी थी कि वो मिजोरम की थी। और अगर हम बात करें तो भारत में अगर साक्षरता दर में देखें कि सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य था तो वो था केरल राज्य। सामान्य तौर पे क्या है कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो अपेक्षाकृत पूरे देश में सबसे अधिक है। और अगर उसकी बात करें तो महिलाओं की क्या है कि 92 पॉइंट लगभग क्या है कि इसकी यहाँ पर लिटरेसी रेट है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर मिजोरम जो राज्य है जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो यहाँ पर महिला जो साक्षरता दर थी वो लगभग क्या थी
89% थी। तो इस आधार पर क्या है कि इसमें जो सही उत्तर आपका होगा वो मिजोरम होगा। इसमें क्या है कि एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम बात करें कि सबसे कम अगर साक्षरता दर वाले राज्यों में देखें कि आखिर उसमें कौन सा राज्य सबसे निचले क्रम पे आता है, तो उसमें क्या है कि आपको जो राज्य देखने को मिलेगा वो है बिहार। यहाँ पर क्या है कि जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है और वो कितनी है, तो वो लगभग 56% है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ एक और तथ्य हो सकता है कि आखिर भारत में जो महिलाएं हैं उनका जो साक्षरता दर है वो कितना है। तो देखिए वो कितना है, तो वो लगभग क्या है कि 64.4% है। अगर भारत में महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो कितना है, 64.4% है। तो ये इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ आंकड़े थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भारत में लौ अयस्क के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौ अयस्क के भंडार हैं। पहला क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमारे देश में जो आयरन ओर पाए जाते हैं उनमें क्या है कि सबसे अधिक जो मात्रा है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत में जो लोहा पाया जाता है उसकी जो क्वालिटी है वो किस स्तर का है, या कह सकते हैं किस श्रेणी का है, तो वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। दूसरा कह रहा है कि देश के लौ अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा राज्य में है। ये कह रहा है कि अगर हम पूरे देश में जो कुल संचित भंडार है, जो इसका रिजर्व है आयरन ओर का, उसमें कह रहा है कि उसका लगभग 80% क्या है कि झारखंड और उड़ीसा राज्य में है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो देश का लगभग आधा, या कह सकते हैं कि लगभग 50% जो संचित भंडार है वो इन दो जिलों में है। किन जिलों में, तो उसमें क्या है कि झारखंड और उड़ीसा है। तो इस आधार पर ये एक स्टेटमेंट गलत हो गया। चूंकि प्रश्न की बात करें तो इस आधार पर चूंकि एक ही स्टेटमेंट गलत होने की बात कही गई है, तो जब आप प्रश्न हल कर रहे हो तो क्या है कि जब आप उत्तर के प्रति पूरी तरह से क्या हो, कॉन्फिडेंस में हो, तो फिर आगे विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं, पिछले वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं, तो अगले स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है कि कर्नाटक राज्य में जो बेल्लारी है, ये मूल रूप से क्या है कि यहाँ का कर्नाटक का एक जिला है। ये लौ अयस्क का एक प्रमुख खनन क्षेत्र है, माइनिंग सेक्टर है। तो ये क्या है कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर कर्नाटक में जाएंगे तो यहाँ का जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है कि आयरन ओर के माइनिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रसिद्ध भी है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि मयूरभंज जिले का जो लौ अयस्क है इसमें उड़ीसा में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जैसे क्या है कि कर्नाटक में हमने बेल्लारी देखा, वैसे ही क्या है कि अगर उड़ीसा में जाएंगे तो यहाँ का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ये भी क्या है कि लौ अयस्क के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रश्न हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो देखिए ये ऐसे प्रश्न तभी आप कर पाएंगे जब अलग अलग जो कृषि फसलें हैं या जो अन्य प्रोडक्शन भारत में होते हैं उनके बारे में आपको आंकड़ा आना चाहिए। क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये क्या है कि ये मूंगफली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और भारत में अगर हम बात करें कि आखिर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये क्या है कि इसमें जो पहला स्थान है वो किसका है, वो गुजरात राज्य का है। और अगर हम बात करें तो देश में जो कुल मूंगफली का उत्पादन होता है, जो मूंगफली का उत्पादन होता है यानी टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 40% क्या है कि अकेले गुजरात राज्य क्या करता है, उत्पादित करता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये भारत में मूंगफली उत्पादन में ये पहला राज्य है। इसके बाद अगर हम बात तो उत्तर के आधार पर अगर हम देखें तो जो विकल्प दिए गए हैं, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान,
सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। तो चूंकि पहला ही क्या है कि भारत में जो सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर जो भारत में जो मूंगफली उत्पादक प्रमुख राज्य है, अगर हम बात करें कि भारत में जो प्रमुख मूंगफली उत्पादक जो राज्य है और इनका अगर हम क्रम की बात करें तो पहले स्थान पे कौन आ गया, पहले स्थान पे दिखेगा आपको गुजरात। उसके बाद किसका स्थान आएगा, तो पहले स्थान पे कौन आ गया, गुजरात। दूसरे स्थान पे कौन से राज्य आएगा, तो वो आएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो क्या है कि गुजरात के बाद जो देश में सबसे बड़ा मूंगफली का जो उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। और तीसरे स्थान पे कौन आता है, वो आता है तमिलनाडु। तो ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। और अगर हम बात करें तमिलनाडु के बाद कौन से राज्य हैं, तो इसमें क्या है कि तमिलनाडु के बाद अगर चौथे स्थान पे बात करें तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। और अगर हम बात करें कि भारत में इन राज्यों के अलावा और कौन से राज्य हैं जहां पर क्या है कि मूंगफली का उत्पादन होता है, तो उसमें क्या है कि राजस्थान भी क्या है कि मूंगफली का एक बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र में भी क्या है कि मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो मूंगफली का उत्पादन करते हैं, तो पहला स्थान आपका गुजरात हुआ, दूसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश हुआ, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे कर्नाटक, और उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में अवस्थित है। किस पर्वत की बात हो रही है, तो एटलस पर्वत की। अगर विश्व मानचित्र पे आप देखेंगे तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका कंटिनेंट है, वहीं पर क्या है कि आपको ये एटलस पर्वत देखने को मिलेगा। तो क्या है कि मोटे स्तर पे आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बड़े महत्वपूर्ण पर्वत हैं, जैसे अगर हम बात करें तो एशिया में आएंगे तो आपको हिमालय देखने को मिलेगा। अगर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो आपको रॉकी पर्वत, सियरा नेवादा, उसके साथ कास्केड रेंज और अपलिसियन पर्वत देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका में जाएंगे तो एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा। इधर यूरोप एशिया के क्षेत्र में जाएंगे तो अल्प्स पर्वत देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि जो महत्वपूर्ण अलग अलग महाद्वीपों में जो बड़े पर्वत हैं वो आपको आने चाहिए, उनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो एटलस पर्वत है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। इसी को थोड़ा सा मैप पे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है कि आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका ये मैप है। और यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो एटलस पर्वत है ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये देखिए, ये है एटलस पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, तो ये है एटलस पर्वत। इधर क्या है कि आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा और इधर आएंगे तो आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। तो इसी के समीप क्या है कि ये एटलस पर्वत आपको देखने को मिलेगा। और ये अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम कह सकते हैं कि क्या है कि ये नॉर्थ वेस्ट जो इसका पार्ट है वहीं पर अवस्थित है। और इसमें भी बात करें कि ये जो एटलस पर्वत है, जो ये पर्वत है, आखिर किन देशों में इसका विस्तार है, तो उसमें मूल रूप से क्या है कि आपको जो देश देखने को मिलेंगे उसमें क्या है कि मोरक्को देश देखने को मिलेगा, दूसरा जो देश है वो ट्यूनीशिया है और तीसरा जो देश है वो है अल्जीरिया। ये 3 देश है जहां पर एटलस पर्वत का विस्तार है। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछता है कि आखिर जो एटलस पर्वत है, यानी कि ये जो पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी कि जो एटलस है इसकी सर्वोच्च चोटी यानी कि इसकी पीक कौन सी है, तो आप देखेंगे तो वो कौन सा है, तो वो टाउपकल है। और ये जो चोटी है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो इन 3 देशों में क्या है कि ये मोरक्को में आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 ये क्या कह रहा है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन है।
पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, बी है अल्पाइन वन, सी है उपोष्ण चीड़ वन और डी है तटीय या ज्वारी वन। तो देखिए जो सुंदरबन है ये क्या है कि इधर जो कह सकते हैं कि विभिन्न जो तटीय क्षेत्र हैं, जहाँ जलमग्न क्षेत्र हैं, दलदल वाले क्षेत्र हैं, वहीं पर ये फैला हुआ है। तो इस आधार पर क्या है कि अगर इसके प्रकृति की बात करें, इसके श्रेणी की बात करें, तो ये क्या है कि ये तटीय ज्वारी वन है, इस श्रेणी में आता है। और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये क्या है कि इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो ये भारत बांग्लादेश में फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ जो बंगाल है, उसी के माउथ या मुहाने पर ये अवस्थित है। और यहाँ पर क्या है कि कई द्वीपों के समूह देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ये सुंदरबन फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सी नदियाँ इस क्षेत्र में उनका निकास होता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो गंगा नदी है, जो ब्रह्मपुत्र है, जो मेघना है, ये नदियाँ क्या है कि इस क्षेत्र में डेल्टा बनाती हैं। और ये क्या है कि दुनिया में जो सबसे सक्रिय जो डेल्टा है वो क्षेत्रों में ये शामिल है। और यहाँ पर क्या है कि मुख्य रूप से ये जो वन पाए जाते हैं वो वन क्या है कि तटीय और ज्वारी वन प्रकृति के हैं। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला प्रश्न है 90s रिज है वो यानी 10 पूर्व रिज जिसको बोलते हैं, ये निम्नलिखित में से किस महासागर में अवस्थित है। पहला विकल्प है आर्कटिक महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है हिंद महासागर। तो इसकी जो अवस्थिति है वो इंडियन ओशियन है। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमें हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। और दूसरी अगर बात करें तो ये क्या है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसके पश्चिम से ये निकलता है और दक्षिण की ओर जो एम्स्टर्डम और सेंट पॉल द्वीप है उसके पूर्वी भाग तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और हिंद महासागर को क्या है कि पश्चिम तथा पूर्वी हिंद महासागर में ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसकी क्या है, ये इसकी मूल रूप से अवस्थिति हो गई और इससे जुड़े हुए जो तथ्य हो सकते हैं उन पर हमने बात कर ली। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि दिए गए जो कथन है इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो ये देखें तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि भारत में लगातार क्या किया जा रहा है कि पवन ऊर्जा से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जा रहा है और इस दृष्टिकोण से क्या है कि लगातार ये बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है, गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो लगभग क्या है कि ये सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% था। तो अगर हम बात करें तो अपने देश में अगर पहले स्थान पे अगर पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा में देश में जो पहला या जो पहले स्थान पे जिस राज्य का नाम आता है वो कौन सा है, वो तमिलनाडु है। और अगर कुल में यानी देश में जो कुल पवन ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है उनमें से लगभग 1/4 जो प्रतिशत है वो अकेले तमिलनाडु उत्पादित करता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पवन ऊर्जा क्षमता में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश है ये पवन ऊर्जा में देश में इसका जो स्थान है वो तीसरा नहीं है, बल्कि क्या है कि ऊर्जा उत्पादन में अगर एमपी की बात करें जो मध्य प्रदेश है तो इसका देश में जो ऊर्जा उत्पादन है, उत्पादन में क्या है, चौथा स्थान है। तो इस आधार पर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया और इस आधार पर आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश नहीं है। स्थलरुद्ध देश किसे कहते हैं, यानी कि कोई अगर देश है और उसकी जो सीमाएं हैं वो अलग अलग
देशों की सीमाओं से, यानी कि जो उनकी स्थलीय सीमा है उनसे घिरी हुई हो। इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है या जो देश होता है उसी को लैंड लॉक्ड, यानी उसकी जो स्थली या उसका जो लैंड है वो अन्य देशों के लैंड के द्वारा घिरा हुआ है। और इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है या फिर जो देश होता है उसी को हम स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड देश बोलते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सा देश है जो स्थलरुद्ध नहीं है। पहला है नेपाल, तो क्या है कि नेपाल पूरी तरह से क्या है कि ये घिरा हुआ है। दूसरा क्या है कि थाईलैंड, तो देखिए थाईलैंड क्या है कि ये स्थलरुद्ध देश नहीं है, देश नहीं है। क्यों नहीं है उस पर भी बात करेंगे। और जो लाओस है और जो भूटान है ये भी क्या है कि ये भी स्थलरुद्ध देश है। तो इस आधार पर क्या है कि नेपाल, लाओस और भूटान ये तीनों क्या है कि ये स्थलरुद्ध देश है। लेकिन क्या है कि जो थाईलैंड है ये स्थलरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि जो थाईलैंड है इसकी जो सीमाएं हैं वो हिंद महासागर, अगर थाईलैंड की बात करें तो इंडियन जो ओशियन है हिंद महासागर, और दूसरे तरफ से अगर आप जाएंगे तो यहीं पर क्या है कि जो अंडमान सागर है, दूसरा क्या है कि जो अंडमान सागर है, इन दोनों जल निकायों से क्या है कि थाईलैंड की सीमाएं लगती हैं। तो इस आधार पर जो आपका सही उत्तर होगा वो थाईलैंड होगा। जो थाईलैंड है ये क्या है कि एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, यानी उसकी जो फर्टिलिटी है वो अधिक होती है। तीसरा कथन है मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और चौथा कथन है मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो जलोढ़क मिट्टी है, जो अलूवियल सॉइल है, वो पाई जाती है। अब पहले तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। जैसे अगर हम पहले कथन की बात करें तो बघेलखंड में क्या है कि लाल और पीली जो मिट्टी है, बघेलखंड कहाँ देखने को मिलेगा तो ये मध्य प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि ये लाल और पीली मिट्टी का विस्तार बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलता है। यानी क्या है कि ये जो बघेलखंड क्षेत्र है, जो बघेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर ये कहाँ देखने को मिलेगा एमपी में। तो ये क्या है कि लाल, रेड और जो येलो सॉइल है उसका क्या है कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है तो ये क्या हुआ, ये सही हो गया। दूसरा कथन है कि लाल और जो पीली मिट्टी है इसकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम उर्वरता के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो मिट्टी होती है इसकी जो उर्वरता है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। तो पहला के बाद दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है कि मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मालवा जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, उसका कलर है जो काफ़ी डार्क होता है। इस आधार पर ये स्टेटमेंट सही हुआ। चौथा स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो जलोढ़क मृदा है वो पाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो क्या है कि जो सही विकल्प होगा वो 1, 3 और 4, यानी कि आपका जो सही विकल्प होगा वो डी होगा, यानी दूसरा जो कथन है वो सही होगा। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि जो लाल और जो पीली मृदा है इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो जो लाल और पीली मिट्टी है इसका जो कलर होता है वो फेरस और फेरिक जो ऑक्साइड है उसी कारण से होता है। और इसमें क्या है कि अगर हम फेरस ऑक्साइड की बात करें तो इसका जो लाल कलर है वो इसके कारण से होता है। और अगर हम पीले कलर की बात करें तो वो क्या है कि वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये अक्सर पूछता है कि इनके कलर से संबंधित जो बातें हैं वो कैसे हैं। तो ये इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं? बालाघाट, नीमच, सागर, दमोह। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में सीमित स्तर पे क्या है कि मैग्नीज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बालाघाट है यहाँ पर क्या है कि बड़े स्तर पे हमें मैग्नीज के भंडार और उत्पादन देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर क्या होगा कि विकल्प ए आपका सही होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस वर्ष में यानी कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भूगोल, पर्यावरण और जनसंख्या नगरीकरण के जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में इसके अगले वर्ष के प्रश्न पत्र की हम चर्चा करेंगे। तो आप आज हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।